मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी प्री 2023 के लिए जो डायरेक्ट हिट सीरीज कर रहे थे उसका ये पार्ट 6 है और इसमें हम टॉप 1 ईयर के करंट अफेयर एंड जीएस एमसीक्यू जो हैं डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये करंट अफेयर कोर्स है एंड ये फुल कोर्स टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर, तो ये सारे कोर्स हैं जो इस नंबर पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 हैव हाउ मेनी शेड्यूल। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022 के अंदर कितने शेड्यूल हैं? तो इसका आंसर है आंसर ए 4। तो आंसर ए 4। तो जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था 1972 उसके अंदर जो है 6 शेड्यूल थे, लेकिन जब जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022 है उसके अंदर अब सिर्फ 4 शेड्यूल हैं। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसको राज्यसभा का जो एसेंट है वो 9 दिसंबर को मिला। राज्यसभा ने पास करा इसको, राज्यसभा ने पास किया। प्रेसिडेंट का जो एसेंट है वो 19 दिसंबर को मिला और जो ये एज ए गैजेट में आया वो 22 दिसंबर को जो है एज ए गैजेट में आया, 22 दिसंबर 2022 में। तो ये जो है इसका प्रोसेस था। तो राज्यसभा ने इसको पास किया, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट दिया एंड इस हिसाब से तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है अब उसके अंदर 4 शेड्यूल हैं। तो 4 शेड्यूल इस तरीके से हैं। शेड्यूल 1 जो है बेसिकली रिलेटेड है एनिमल स्पीशीज जो एंजॉय करते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो शेड्यूल 1 है। शेड्यूल जो 2 है, शेड्यूल 2 है वो रिलेटेड है जो एनिमल स्पीशीज सब्जेक्ट टू लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। तो इसमें लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन की बात की गई है। शेड्यूल 3 जो है वो बात किया गया है प्लांट स्पीशीज से। शेड्यूल 3 प्लांट स्पीशीज से बात की गई है एंड शेड्यूल 4 में किसकी बात की गई है? वो स्पीशीज लिस्टेड इन द अपेंडिक्स अंडर साइट्स। तो साइट्स के अंदर जो है वो जो स्पीशीज इंक्लूडेड है उसमें शेड्यूल 4 की बात की गई है। तो अभी जो इसका पार्ट 3 था इस सीरीज का, जो सेट 3 है उसमें जो एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 18, तो उसमें जो मैंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात की थी वो 1972 प्रीवियस की बात की थी। अब अमेंडमेंट हो गया है तो आप इस चीज़ को अपडेट कर सकते हैं। तो वहाँ भी मैं वीडियो में जो है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दूंगी इस वीडियो को, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये शेड्यूल सारे डिस्कस हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं। शेड्यूल 1 एनिमल स्पीशीज हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, 2 जो है लेसर डिग्री एंड शेड्यूल 3 जो है प्लांट स्पीशीज एंड शेड्यूल 4 जो है साइट्स के अंदर जो है इंक्लूडेड। तो पहले 6 जो शेड्यूल थे एक प्लांट के लिए था 6th वाला एंड 5th वाला जो है वो वर्मिन के लिए था एंड बाकी जो थे वो प्रोटेक्टेड एनिमल के लिए थे। लेकिन अब जो है ये वर्मिन वाला रिमूव हो गया है। वर्मिन वाला रिमूव हो गया। वर्मिन वो होते थे वो स्मॉल एनिमल जो डिसीज को डिस्ट्रॉय करते हैं, जैसे आपका मंकी हो गया, नील गाय हो गया, तो मतलब यू हैव द परमिशन टू किल देम। तो दीज आर द वर्मिन स्पीशीज। तो वो जो है अब इसमें से शेड्यूल में से जो है वो निकल गया। अब सिर्फ 4 शेड्यूल ये रह गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट। द ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर स्टार्टेड द एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS इन द ईयर 1997-1998। Second, it is to impart quality education to SC children in the remote area. तो इसका आंसर है आंसर ए 1 ओनली। तो जो EMRS है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल वो फर्स्ट टाइम जो है 1997 में इंट्रोड्यूस हुआ था। दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि इसका काम है ट्राइबल स्टूडेंट को एजुकेशन देना, ट्राइबल स्टूडेंट को एजुकेशन देना। तो इसका बेसिकली एकलव्य जो मॉडल स्कूल है उनका मतलब या EMRS का ये एम है कि जो एकलव्य मॉडल स्कूल है उनको जवाहर नवोदय विद्यालय जो है और केंद्रीय विद्यालय उनके पार पे जो है इसको रखा जाए। जो इन स्कूल का जो फंड है वो आर्टिकल 275 सब क्लॉज 1 के अंदर जो है वो ग्रांट किया जाएगा। आप मुझे बताएंगे ये आर्टिकल जो है क्या रिलेटेड है? आप मुझे बताएंगे ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ अंडर द 9th शेड्यूल
are open to scrutiny if they are violated of the basic structure of the constitution under which case। तो जो लॉ है 9th शेड्यूल के अंदर जितने लॉ आते हैं वो स्क्रूटनी के लिए ओपन है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं। ये जो है किस केस में कहा गया था? इसका आंसर है आंसर डी, आई आर कोयलो। तो आई आर कोयलो कहा गया था। तो आप केशवानंद भारती से कंफ्यूज मत होना। तो केशवानंद भारती जो है वो इसकी लिमिट रखी गई थी कि इतनी तारीख तक जो है, इतनी तारीख से बाद में जो जितने भी लॉ होंगे उनको जो है आप स्क्रूटनी हो सकती है। आप मुझे वो डेट बताएंगे, केशवानंद भारती की जो डेट जो बेंचमार्क रखा गया था कि इतनी जो डेट है उसके बाद जो है स्क्रूटनी हो सकती है। आप मुझे वो डेट बताएंगे और ये किस में किया गया था? आई आर कोहलो में। तो आई आर कोहलो जो केस है वो क्या गया था? तो बेसिकली आई आर कोहलो वेस्ट जो है स्टेट ऑफ तमिलनाडु क्या हुआ था एंड इन 2007 में हुआ था। तो इसने इस केस में ये कहा गया था कि जो एवरी लॉ है मस्ट बी टेस्टेड अंडर आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। कोई भी लॉ है अगर अगर ये जो पर्टिकुलर डेट है जो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है, इस डेट के बाद आता है तो वो जो है आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के अंदर जो है वो टेस्टेड होगा। आप मुझे बताएंगे ये चारों आर्टिकल किससे डील करते हैं, ये तीनों आर्टिकल किससे डील करते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आई आर कोहलो केस था वो। क्वेश्चन नंबर 4, द 9th शेड्यूल वॉज इंसर्टेड बाय। तो 9th शेड्यूल वॉज इंसर्टेड बाय, इसका आंसर है आंसर ए, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 9th शेड्यूल वॉज इंसर्टेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और ये कब आया था? 1951 के अंदर। तो 1951 के अंदर आया था। तो इस जो एक्ट है 9th शेड्यूल उसके अंदर है कंटेन अ लिस्ट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट लॉ विच कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। तो 9th शेड्यूल के अंदर जो है जो ऐसे सेंट्रल और स्टेट लॉ हैं जो चैलेंज नहीं हो सकते। लेकिन फिर उसके बाद जो है जो आई आर कोहलो केस था उसमें ये था कि एक ये पर्टिकुलर डेट है जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस पर्टिकुलर डेट के बाद जो है इनका जो है वो रिव्यू हो सकता है। तो ये बेसिकली आई आर कोहलो केस और 9th शेड्यूल जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 1951 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया का जो फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है वो कहाँ बना है? तो इंडिया का फर्स्ट मल्टी लॉजिस्टिक पार्क है मल्टी मॉडल, तो ये बना है आंसर डी, चेन्नई। तो रिलायंस इंडस्ट्री के बाद ये प्रोजेक्ट गया है कि जो इंडिया का फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो चेन्नई तमिलनाडु में बनाया जाएगा। तो ये रिलायंस के पास गया है। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडर द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी NLP एंड PM गति शक्ति इट वांट्स टू ब्रिंग डाउन द लॉजिस्टिक कॉस्ट टू अंडर डैश ऑफ द GDP। तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और PM गति शक्ति के अंदर जो है कहा गया है कि इट ब्रिंग डाउन द लॉजिस्टिक कॉस्ट टू अंडर डैश ऑफ द GDP। तो ये कितना परसेंट है? तो इसका आंसर है आंसर बी, 10%। तो पॉलिसी के अंदर ये कहा गया है कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको 10% से कम जो है GDP में ला देंगे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने 72nd बर्थडे में ये अनाउंस की थी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी टू इम्प्रूव द लॉजिस्टिक सेक्टर। तो गवर्नमेंट का प्लान ये है कि इम्प्रूव द एफिशिएंसी अक्रॉस द वेरियस सेक्टर एंड एड्रेस द इशू ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ द लॉजिस्टिक। तो लॉजिस्टिक की जो हाई कॉस्ट है उसको एड्रेस करेगा। तो पॉलिसी का जो काम था, इट एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग डाउन द लॉजिस्टिक कॉस्ट विच इज अराउंड हाईएस्ट 12 to 13% and of the GDP to around 8% of the GDP in the next 5 years. तो 8% of the GDP under next 5 years, तो it's come to under 10%. कम से कम 8% of the GDP in the next 5 years. अभी जो 12 to 13% है। Question number 7, in the first quarter of the 17th century, in which of the following
was were the factory of factories of the English East factory of the English East India Company located। तो 17th सेंचुरी में कहाँ जो है फर्स्ट जो फैक्ट्रीज है वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लोकेटेड थी। तो इसका आंसर है आंसर ए बरोच। तो बरोच में थी। तो सबसे पहले क्या है 611 में मछलीपट्टनम में जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री लगाई। तो दैट वाज द टेम्परेरी फैक्ट्री। फिर 613 के अंदर जो है सूरत के अंदर जो है अपनी फैक्ट्री लगाई, लेकिन वो परमानेंट फैक्ट्री थी। तो इस तरह हिसाब से जो है इंग्लिश ने जो है अपनी 17th सेंचुरी के अंदर जो है जितनी अपनी फैक्ट्रीज थी उनका इस्टेब्लिशमेंट किया था इस क्रोनोलॉजी में। मुझे लगता है देखिए एग्जाम में जो है क्वेश्चन जैसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मछलीपट्टनम है, 611 वाली जो है मछलीपट्टनम है। तो एग्जाम में जो है से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर परमानेंट के बारे में पूछा जाए और तो 613 लगाना, और अगर ऑप्शन में जैसे मछलीपट्टनम सूरत ना दिया हो तो फिर उसके बाद 611 लगाना। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन को देख के जो है अपना आंसर जो है आप देख सकते हैं। तो अगर आप घटना चक्र या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां से आपको इस हिसाब से आइडिया मिल जाएगा कि किस हिसाब से अपने क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस को देखते हुए कभी कभी हमें अपने आंसर जो है कैसे ट्विस्ट करने होते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा जितना ये फैक्ट्री वाला था। ओके फिर है क्वेश्चन नंबर 8, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज आर मीटिंग इन डैश एट द COP 207। तो जो UNFCCC की जो मीटिंग है COP 207 वो कहाँ मीट हो रही है? तो वो कहाँ मीट हो रही है? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है आंसर डी इजिप्ट। तो इजिप्ट के अंदर मीट हो रही है। तो नवंबर 2020 में जो है इजिप्ट ने 27 सेशन ऑफ द COP 27 जो है वो होस्ट किया था, और ये कहाँ हुआ था? शर्म अल शेख में। आप मुझे बताएंगे COP 21 से लेके आगे तक की COP कहाँ हुई थी? COP 21 से लेके COP 26 एंड COP 28 जो है वो कहाँ होने वाली है? आप मुझे ये सारी COP जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द COP इज टू मूव अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल एंड टू पीक एमिशन बाय। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है कि COP 27 का कि टू मूव अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल एंड टू पीक द एमिशन बाय। इसका आंसर है आंसर बी 2025। तो इसका आंसर है आंसर बी 2025। तो क्लाइमेट फाइनेंस जो एक्सपेक्टेड की पार्ट ऑफ द जो है COP 2027 फाइनल एग्रीमेंट हुआ कि $4 से $6 ट्रिलियन a year नीड टू बी इन्वेस्टेड इन द रिन्यूएबल एनर्जी इन 2030। तो 2030 तक इतना इन्वेस्ट करना है, और उसके बाद क्या करना है? टू अलाउ टू रीच द नेट जीरो एमिशन बाय 2050। तो ये जो है ये हुआ था वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ COP 27 का ये था कि जो भी हमारा जो मूव अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल टू पीक द एमिशन बाय 2025। तो दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द COP 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम, जिसको हम मार्स बोलते हैं, वाज लॉन्च्ड एट। तो मीथेन अलर्ट रिस्पॉन्स सिस्टम जो है कहाँ लॉन्च, मतलब कब लॉन्च हुआ था? तो इसका आंसर है आंसर डी COP 27। तो COP 27 जो इजिप्ट में हुई है वहां जो है
मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम लॉन्च हुआ। तो यूएनईपी का इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी जो है लॉन्च द मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। तो यूएनईपी का ये जो इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी है उसने ये मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम जो है COP27 में लॉन्च किया। ये एक न्यू इनिशिएटिव था टू एक्सेलरेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ग्लोबल मीथेन प्लेज। तो ग्लोबल मीथेन प्लेज को एक्सेलरेट करने का ये एक इम्प्लीमेंटेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्लोबल मीन टेम्परेचर ऑफ 2022 इज डैश डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ग्लोबल मीन टेम्परेचर जो 2022 का है वो कितने डिग्री सेल्सियस है। तो इसका आंसर है आंसर बी 1.15। तो ग्लोबल मीन टेम्परेचर इन 2020 is currently estimated to be 1.15 above the 1850 or 1900 pre-industrial temperature। तो जो 2020 है इट इज वन ऑफ द वार्मेस्ट 5th और 6th वार्मेस्ट ईयर जो है ये है 2020 और इसका जो ग्लोबल मीन टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल मीथेन प्लेज 2021 is to cut methane emission by at least 30% by 2025. It is to keep the 1.5 degree Celsius limit within the reach. तो ग्लोबल मीथेन प्लेज जो 2021 था, ग्लोबल मीथेन प्लेज बेसिकली 2021 में लॉन्च हुआ था। तो इसका काम था टू कट द मीथेन इमिशन बाय एटलीस्ट 30% बाय 2025 और इज टू कीप। तो इसका क्या आंसर है? तो इसका आंसर है बी 2 ओनली। तो पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ग्लोबल मीथेन प्लेज जो GMP है ग्लोबल मीथेन प्लेज उसका एम था कटिंग द मीथेन एमिशन बाय एटलीस्ट 30% by 2030 from 2022 लेवल। तो 30% तो था लेकिन 2020 तक नहीं, 2030 तक बाय 2020 लेवल। तो ये इसका काम था। दूसरा बिल्कुल सही है, कीप द 1.5 डिग्री सेल्सियस लिमिट विद इन द रीच। तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 13 टोकू इमोंग बर्ड काउंट वॉज ऑर्गेनाइज इन। तो टोकू इमोंग जो बर्ड काउंट है वो कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है? तो इसका आंसर है आंसर डी नागालैंड। तो 4 डे बर्डिंग इवेंट था टोकू इमोंग बर्ड काउंट जो ऑर्गेनाइज हुआ नागालैंड में। इसने शो किया टोटल ऑफ 178 स्पीशीज ऑफ जो बर्ड हैं वो रिकॉर्ड हुई हैं। तो ये जो इवेंट था इमोंग बर्ड काउंट ये जो है नागालैंड के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 9th शेड्यूल बिकेम अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन। तो 9th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कब बना था? तो 9th शेड्यूल जो आपका आया था वो आया था आंसर बी 1951 में। तो 9th शेड्यूल जो है 1951 में आया था। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। तो मुझे लगता है ये आपको सारे क्वेश्चन जो है वो सब क्लियर हो गए होंगे। बाकी ये टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर प्रोग्राम इसको देख सकते हैं। और बाकी जो है आप यहाँ फ्री डेली क्विज डलता है और यूपी स्पेशल की न्यूज़ मतलब टेलीग्राम चैनल पे आती है, तो आप ये सब देख सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।